this is Riya Saini reporting from Bryant Academy. I welcome you all to this CM Inter Law Fast Track. और बताओ कैसे हो आप सब बढ़िया मस्त मजे में एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अब हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है लॉ वो कहाँ से आया है, क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनता है। तो हम देखते हैं कि जो लॉ है ये कहाँ से आया है। ये आया है लैटिन वर्ड लेगिस से। और ये जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब लॉ होता है। अब ये लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ होते हैं कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल एज पर सोसाइटी नॉर्म्स। लॉ क्या होता है, लॉ कुछ रूल्स होते हैं जो कि किस लिए बनाए गए हैं, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब इन रूल्स से जो लोगों का बिहेवियर है वो कैसे रेगुलेट हो पाएगा, ये जो रूल्स है इन रूल्स के अंदर लिखी है कुछ पनिशमेंट्स। इन पनिशमेंट के डर से ही जो लोगों का बिहेवियर है वो सही रह पाता है, और इन पनिशमेंट के डर से ही जो लोग हैं वो क्राइम करने से डरते हैं। ये पनिशमेंट इतनी भारी भरकम रखी गई है कि लोग जल्दी से क्राइम करने की सोचते नहीं है। अगर ये लॉ नहीं होंगे, ये रूल्स नहीं होंगे, ये पनिशमेंट्स नहीं होगी तो क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा क्राइम करने लग जाएंगे, और जो हमारी कंट्री या हमारी स्टेट के अंदर क्राइम है वो बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाएंगे। इसे ऐसे समझो, सोसाइटी, आप भी अपने साथ में एक सोसाइटी लेके घूमते हो, अपने दांतों की सोसाइटी। हमारा भी एक रूल है कि अगर हम डेली दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, और वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो आपका दांत खराब हो गया, आपने अब यहाँ पे ब्रश करने वाला रूल फॉलो नहीं किया, आपका दांत खराब हो गया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आपका दांत निकाला जा सकता है। और अगर वो ज़्यादा खराब हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट आसपास के दांतों पे भी पड़ेगा, आपके पूरे मुंह पे भी पड़ सकता है। तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ पे क्राइम ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में भी पड़ेगा। तो ये समझ में आया कि लॉ क्या होता है। लॉ कुछ रूल्स होते हैं जो कि किस लिए बनाए गए हैं, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। अब लॉ बनाता कौन है, लॉ बनाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे दो तरह की है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप पूछोगे कि दो तरह की गवर्नमेंट क्यों है। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया। ये क्यों लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट किया जा सके। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि एक पर्सन, ये माना जा रहा था कि एक पर्सन कंट्री को सही से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया था। और गवर्नमेंट को दो तरीके से डिवाइड किया गया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से रूलिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रूल करती है, जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा होती है। इस विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। इन लोगों को कौन इलेक्ट करता है, इन लोगों को हम ही लोग इलेक्ट करते हैं वोट करके, इलेक्टेड थ्रू वोट्स। हमारे यहाँ पे जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें हम जो वोटिंग करते हैं, फिर जो भी कैंडिडेट जीतता है वो क्या बन जाता है, एमएलए बन जाता है। और इन्हीं जीते हुए कैंडिडेट में से किसी एक पर्सन को एज अ सीएम नॉमिनेट किया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है वो कहाँ अप्लाई होते हैं, वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर ही अप्लाई होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लॉज अप्लाइज टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये तो बात हुई स्टेट गवर्नमेंट की। अब हम चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से रूलिंग करती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। इस लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपीज बोलते हैं। इन लोगों को कौन इलेक्ट करता है? इन लोगों को हम ही लोग वोट करके इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड थ्रू वोट्स। हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनमें हम लोग वोटिंग करते हैं, फिर जो भी कैंडिडेट जीतता है वो एमपी बनता है और उनमें से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। अभी लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स है? अभी लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स है। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। इन्हें हम लोग इलेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से जो 238 मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं इन्हें कौन नॉमिनेट करता है? इन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये तो बात हुई यहाँ पे गवर्नमेंट्स की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जितने भी लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? वो अप्लाई होते हैं पूरी कंट्री के अंदर। पूरी कंट्री में ये लॉज अप्लाई होते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट दो तरह की है। अब गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर कौन देता है? गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा लॉ है। जितने भी लॉज है वो सब कहाँ लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। यदि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ होता है तो ये वो इलीगल और वॉइड माना जाता है। उसके रिस्पेक्ट में कोई भी केस नहीं किया जा सकता है, कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है। इन 3 लिस्ट के अंदर बताया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट किन चीजों से रिलेटेड लॉ बना सकती है। इन लिस्ट के अंदर जो लॉज एक्ट वगैरह लिखे गए हैं वो एंट्री वाइज लिखे गए हैं। एंट्री वाइज ये एक्ट अप्लाई होते हैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी दी गई है? यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर किसको पावर दी गई है लॉ बनाने की? यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास में पावर है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में बराबर पावर दी गई है लॉ बनाने की। पार्लियामेंट किन चीजों से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं? इनकम टैक्स, फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन ट्रेड। इन चीजों से रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट किन चीजों से रिलेटेड लॉज बना सकती है? एग्रीकल्चर से, लिकर और ट्रेड एंड कॉमर्स। इनसे रिलेटेड लॉज कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों गवर्नमेंट किन चीजों पे लॉज बना सकती है? यहाँ पे एक तो एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड और ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकते हैं।
तो ये तो आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर कैसे दी है। अब लॉ आता कैसे, लॉ कैसे बनता है, हम लॉ मेकिंग प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉ, लॉ बनता कैसे है। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। ये बिल क्या होता है, बिल एक प्रपोजल होता है जिसके अंदर लॉ से जो भी लॉ लेकर आने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई होती है। कंटेन होल इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ। अब ये बिल पहले कहाँ पे ले जाया जाता है, ये बिल लेके जाता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा में ले जाने के बाद में क्या होता है, 3 स्टेजेस फॉलो की जाती है। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और तीसरी होती है वोटिंग। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके सामने इस बिल के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स और हेडिंग्स लिखी होती है वो उन मेंबर्स के आगे रीड की जाती है। उसके बाद में वो मेंबर्स उन पॉइंट्स के ऊपर, उन हेडिंग्स के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग किस लिए होती है, कि वो बिल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर वोटिंग जो मेजॉरिटी एक्सेप्टेंस में चली जाती है, मेजॉरिटी एक्सेप्टेंस में चली जाती है तो ये बिल आगे पास हो जाता है। और अगर एक्सेप्टेंस में नहीं जाती है मेजॉरिटी वोटिंग तो ये बिल यहीं पे कैंसिल हो जाता है। अब अगर मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस में चली जाती है तो ये बिल आगे कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जाने के बाद में क्या होता है, राज्यसभा में जाने के बाद में 3 स्टेजेस फॉलो की जाती है वापस से। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और वोटिंग। इंट्रोडक्शन में वापस से जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके आगे उस बिल की मेन पॉइंट्स और हेडिंग को रीड किया जाता है। फिर वो मेंबर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद में वोटिंग होती है। अब मेजॉरिटी वोटिंग अगर एक्सेप्टेंस में नहीं जाती है, अगर मेंबर्स को कोई चेंजेस चाहिए होता है तो ये वापस कहाँ चला जाता है, लोकसभा में चला जाता है। और अगर मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस में चली जाती है, इनको कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो ये बिल आगे कहाँ चला जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। प्रेसिडेंट अगर इसके ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट अगर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है, ये बिल एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के बाद में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे यहाँ के आईएएस ऑफिसर्स। तो आपको ये समझ में आया कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है और एक लॉ कैसे बनाया जाता है। तो दोस्त अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि लॉ क्या होता है और कैसे बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपनीज एक्ट 2013। दोस्त 40 मार्क्स का वेटेज रखता है ये एग्जाम में, और थोड़ा सा बड़ा एक्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है पढ़ने में। तो इसकी डिफिकल्टी को खत्म करते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013। अब एक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट आया कब था और कैसे आया था। तो चलो इस एक्ट की हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी। तो ये जो एक्ट है ये काफी पुराना एक्ट है, ब्रिटिश टाइम से ये चला आ रहा है, अंग्रेजों के टाइम से ये एक्ट चला आ रहा है। तो सबसे पहला जो कंपनीज एक्ट आया था वो 1844 के अंदर आया था। जो सबसे पहले कंपनीज एक्ट आया था वो कब आया था, 1844 में आया था, ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1844। उसके बाद में कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए और एक नया कंपनी एक्ट लाया गया 1850 में। और इस कंपनीज एक्ट के अंदर क्या था कि जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के अंदर जो कंपनीज बनाई गई है सिर्फ वही रजिस्टर्ड हो सकती थी। और इसमें कुछ लिमिटेशन भी रखी गई, क्या कि जो कंपनी बनाई जाएगी वो एज ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ही बनाई जाएगी।
अब इन्होंने यहाँ पे ये कमी छोड़ दी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए 1857 के अंदर ये वापस से कंपनीज एक्ट लेकर आए, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857। इसके अंदर इन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया, और इसमें भी वापस कमी छोड़ दी, क्या कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सिर्फ एज ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ही रजिस्टर्ड हो सकती है। अब इन्होंने यहाँ कमी छोड़ी, तो इस कमी को वापस से सही करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करा, 1860 के अंदर नया कंपनीज एक्ट लेकर आए, जिसके अंदर इन्होंने बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया। इसके बाद में फिर ये 1866 के अंदर वापस से जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट लेकर आए, जिसके अंदर इन्होंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए। अब इसके बाद में इनको लगा कि और चीज़ें भी यहाँ इंक्लूड होनी चाहिए, तो इन्होंने कंपनीज एक्ट को वापस से चेंज किया। 1913 के अंदर इन्होंने कंपनीज एक्ट को चेंज किया, इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करी। क्या चीज़ इंक्लूड करी इन्होंने, जो प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे वो लेकर आए। फिर 1936 के अंदर इन्होंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी। क्या, फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर, फंक्शंस ऑफ मैनेजिंग एजेंट, और यदि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस लेकर आए। साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ को जो प्रोविडेंट फंड पे किया जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजंस लेकर आए, और गारंटिंग द सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कुछ प्रोविजंस यहाँ पर लेकर आए। अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद में ये कंपनीज एक्ट के अंदर कमियां छोड़ते चले गए, उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाते चले गए, ये नया एक्ट बनाते चले गए। अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद में इन्होंने 1956 में, इंडिपेंडेंस के बाद में 1956 के अंदर वापिस से कंपनीज एक्ट बनाया, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये एक नया कंपनी बिल लेकर आए नवंबर 1955 के अंदर, जिसे प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी 18 जनवरी 1956 में, और ये फोर्स में कब आया था, अप्रैल 1956 में आया था। ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल था, लेकिन नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, दमन दीव के अंदर ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ में अप्लाई हो रहा था। इस एक्ट के अंदर इन्होंने 658 सेक्शंस रखे और 14 शेड्यूल्स बनाए, और ये कंपनीज एक्ट लाने के पीछे इनका एम क्या था कि हेल्दी बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो कंपनीज है वो ग्रोथ कर सके। अब 56 इयर्स बाद में कंपनीज एक्ट के अंदर इन्होंने और भी बहुत सारे चेंजेस किए, और जो पहले चेंजेस किए थे उन्होंने उन सबको एक साथ इन्होंने लेकर आए, और यहाँ पे एक नया कंपनीज एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013। इन्होंने जो पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 उसको सब्स्टिट्यूट किया एक नए कंपनी लॉ से, और एक नया कंपनी बिल 2012 लेकर आए, जिसको लोकसभा ने अप्रूव किया था 18 दिसंबर 2012 में। राज्यसभा ने कब अप्रूव किया था, 9 अगस्त 2013 के अंदर, और प्रेसिडेंट से इसे असेंट मिली थी 29 अगस्त 2013 को। ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पास किया था 30 अगस्त 2013 में। अब ये जो एक्ट लेकर आए थे इसके अंदर इन्होंने जो सेक्शंस है उनको कम कर दिया, जो 658 सेक्शंस थे उनको 470 सेक्शंस कर दिया, और जो 14 शेड्यूल्स थे उनको 7 शेड्यूल्स कर दिया, और इनको इन्होंने 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया, जो कि हम इस कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेक्शंस कम करने का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनीज एक्ट छोटा हो गया, कंपनीज एक्ट उतना ही बड़ा है, और इसके अंदर और भी प्रोविजंस अभी लाए गए हैं। इस एक्ट को लाने के पीछे एम क्या था कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव हो सके, रेगुलेशंस सिंप्लीफाई हो सके, और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उन्हें स्ट्रेंथ मिल सके। तो दोस्त ये तो बात थी कि कंपनीज एक्ट कब आया था और ये कब से चला आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो ये जो कंपनी है, कंपनी क्या होती है, कंपनी जो वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड से। ये लैटिन वर्ड है यहाँ पे कम और पेनिस।
यहाँ पे कम का मतलब क्या है? टुगेदरनेस। और पेनीज का मतलब यहाँ पे है ब्रेड एंड बटर। टुगेदरनेस को हम यहाँ पे हार्मनी बोल सकते हैं, हार्मनी। अब ब्रेड एंड बटर का यहाँ पे मतलब है मनी, हार्मनी फॉर मनी। मतलब कि कुछ लोग एक साथ आए हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो लोग साथ में आए हैं इनका जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है वो सेम है, लाइक माइंड पर्सन है जो कि एक साथ बिजनेस करके पैसा कमाने के लिए आए हैं। अब आप बोलोगे कि पार्टनरशिप में भी तो ऐसा ही होता है, पार्टनरशिप में भी तो लोग एक साथ आते हैं पैसा कमाने के लिए। दोस्त, पार्टनरशिप के अंदर लोग एक साथ आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पे इस चीज के अंदर डिफरेंस है, इस डिफरेंस को दूर करते हैं कि ये क्या चीज है, आओ इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है कम से कम। तो यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं? पार्टनर्स हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस पार्टनरशिप के अंदर ये एम्प्लॉयज रख सकते हैं। अब पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बाद में जो भी प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से इन एम्प्लॉयज को सैलरी देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट बचता है वो किनका होता है? वो पार्टनर्स का होता है। अब बात करते हैं हम कंपनी की। कंपनी किन लोगों से मिलके बनती है? हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं काम करने के लिए? कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और कंपनी के कुछ एजेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी पैसा कमाती है, तो इनको क्या दिया जाता है? इनको शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड, डेट होल्डर्स को देती है इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज को देती है सैलरी और एजेंट्स को दिया जाता है कमीशन। अब बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर यहाँ पे दो तरीके के होते हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम होल टाइम डायरेक्टर बोल सकते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम पार्ट टाइम डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो जो होल टाइम डायरेक्टर होता है इसे कंपनी क्या देती है? सैलरी देती है। और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है इन्हें क्या दिया जाता है? सिटिंग फीस दी जाती है। तो दोस्त, ये जो डायरेक्टर होते हैं, जो एक पर्सन है वो 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन वो होल टाइम डायरेक्टर तो एक ही कंपनी में बन सकता है। और बाकी की कंपनी में, किसी कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है तो वो कौन सा डायरेक्टर माना जाएगा? पार्ट टाइम डायरेक्टर माना जाएगा, जो कि सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाता है। तो अब यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे क्या दे रही है? प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है। तो अब आप बोलोगे कि ये प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दोस्त, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, ये प्रॉफिट में से कुछ पैसे इनको दे रही है जिससे कि ये अपने एक्सपेंसेस और नीड्स को पूरा कर पाए। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इन लोगों का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है जो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इनको ये सब देने के बाद में जितना पैसा बचता है वो किसके पास रहता है? वो कंपनी का ही होता है। अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो इसे ऐसे समझो, हमारे फादर हैं, वो जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद में उन्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अब ये इनको सैलरी मिली, अब ये घर पे आके आपको पॉकेट मनी देते हैं और मम्मी को घर खर्च के लिए कुछ पैसे दे रहे होते हैं। अब ये पैसे तो अपनी सैलरी में से ही दे रहे होते हैं आपको, तो ये आप ये बोलोगे क्या कि पापा आपको सैलरी दे रहे हैं?
नहीं ना। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सैलरी में से आपको कुछ हिस्सा दे रहे हैं जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी नीड्स को पूरा कर पाओ। वैसे ही कंपनी यहाँ पे जो पैसा देती है इन लोगों को, वो इसीलिए देती है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देती है इनको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके अंदर क्या था दोस्त, जब एक कंपनी बनती है ना, तो कंपनी बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि जब भी कोई पब्लिक कंपनी बनाते हैं, कोई भी यदि पब्लिक कंपनी बनाता है तो कम से कम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो कम से कम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कोई 1 पर्सन कंपनी बना रहा है तो कम से कम 1 मेंबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। और ये जो मेंबर्स है, इन मेंबर्स का नाम कंपनी के एमओए के अंदर लिखा होना चाहिए और इनके पास में कम से कम एक शेयर कंपनी का होना चाहिए। इनके पास में कम से कम कंपनी का एक शेयर तो होना चाहिए। और ये जो कंपनी बनाई जाती है, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स बन सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी बन सकती है। तो ये क्या होता है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी? और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी हमारे काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी बनाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब हम कंपनी पे थे, तो हमारे एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। ये चीफ जस्टिस कौन थे? इनका नाम था जस्टिस सेल्वेंट। ये कहाँ के चीफ जस्टिस थे? ये थे न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन्होंने कंपनी की एक डेफिनेशन दी। क्या? कंपनी इज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी having separate legal entity and perpetual succession and perpetual succession with limited liability of member who has separate property transferability of shares, transferability of shares with common seal, having capacity to sue and can be and being sued and being sued। इन्होंने ये एक डेफिनेशन दी कंपनी की। अब इसी डेफिनेशन में से इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। ये जो डेफिनेशन दी, इन्हीं को इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बांटा कि ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और मेरे हिसाब से ये कंपनी बनाने के एडवांटेजेस भी हैं। इन्हें आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हो एक तरह से, और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, कंपनी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल
person created by law. It exists only in the eyes of law. It does not have any physical presence. आर्टिफिशियल पर्सन ये क्या बोलता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये सिर्फ लॉ के आइज में ही एग्जिस्ट करती है, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। ये कैसे कि जो लॉ है, सॉरी, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है कि कंपनी बनाने के लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिससे कि वो एग्जिस्टेंस में आती है। लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद में कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिससे कि क्या होता है, ये पता चलता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। उसका हमारी तरह कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, हमारी तरह कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो गॉड होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। ये तो मानते हो कि गॉड होते हैं? हमारी जो हम जिस तरीके से चल पा रहे हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, नेचर जिस तरीके से चल पा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि गॉड एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है। वैसे ही कंपनी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन दिखती नहीं है। एग्जिस्टेंस का पता किस तरीके से चलता है? उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर से चलता है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कंपनी एंड मेंबर्स आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर liability of company. Members cannot be liable. Members cannot be liable for liability of member. Company cannot be liable. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी और मेंबर है ये दोनों अलग अलग दो पर्सन माने जाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वैसे ही ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कंपनी की लाइबिलिटी के लिए जो है मेंबर लाइबल नहीं रहते हैं और मेंबर की लाइबिलिटी के लिए कंपनी कभी भी लाइबल नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का तरीका है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ये गाना इस कॉन्सेप्ट के लिए ही बना है। ये क्या बोलता है कि जो कंपनी है वो अलग है और मेंबर है जो अलग है। इसे ऐसे समझो कि ये एक कंपनी है, ये है एक कंपनी। अब ये है कंपनी के मेंबर्स, ये कंपनी के मेंबर्स हैं। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इन दोनों के बीच में लगा दो ये पर्दा और इसको अलग बना दो और इसको अलग पर्सन माना गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंपनी है इसने बैंक से एक लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद में कंपनी ने इसे चुकाया ही नहीं। अब कंपनी ने इसे नहीं चुकाया तो बैंक वाले आ गए मेंबर्स के पास में। भाई मेंबर्स के पास में आएंगे क्योंकि जो मेंबर है वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो बैंक वाले पहुंच गए मेंबर्स के पास में कि कंपनी ने लोन लिया था, चुकाया नहीं है, तुम चुकाओ। तो यहाँ पे ये जो मेंबर्स है ये बैंक वाले को देख के गाना गाते हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। बोले तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? यहाँ पे क्या लेने आए हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी और
मेंबर्स अलग माने जाते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी के लिए मेंबर लाइबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये बैंक वाले को कोई पैसा नहीं देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक केस लॉ भी है। चलो इस केस लॉ से इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये केस लॉ क्या था? ये केस था किसके बीच में? ये केस था सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड के बीच। इस केस को समझते हैं। इस केस में क्या था? इसमें एक पर्सन था, इसका नाम था एरन सैलमन। इसका नाम क्या था? एरन सैलमन। ये था लेदर मर्चेंट। लेदर मर्चेंट था, बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। और ये किस तरीके से करता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करता था। सोल प्रोप्राइटर था। अब इसका काम जो है, इसका धंधा एकदम बढ़िया चल रहा था, इसका बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा था। तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। तो इसने एक कंपनी बनाने की सोची। तो इसने कंपनी यहाँ पे कंपनी बना ली। ये मिस्टर सैलमन ने एक पब्लिक कंपनी बनाई। और पब्लिक कंपनी किन के साथ मिलके बनाई? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में मिलके बनाई। ये बंदा काफी रोमांटिक रहा होगा। इसमें मेंबर्स कौन कौन रहे थे? खुद सैलोमन था, उसकी वाइफ थी, उसकी एक डॉटर थी और उसके 4 बेटे थे। इनको सबको इसने एक एक कंपनी का शेयर यहाँ पे दे दिया। तो ऐसे करके टोटल शेयर्स कितने हो गए थे यहाँ पे? 7 पाउंड। अब इसने ये जो बिजनेस है, इसका जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, वो कंपनी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 38,000 पाउंड में। और कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल रखी गई थी, वो कितनी रखी गई थी? 40,000 पाउंड की। अब ये जो कंसिडरेशन इसे मिला था, 38,000 का जो कंसिडरेशन इसे मिला था, वो किस तरीके से मिला था? इसको मिले 20,000 के फुल्ली पेड अप शेयर्स। 20,000 के फुल्ली पेड अप शेयर और 10,000 के डिबेंचर्स, जो कि असेट के ऊपर चार्ज रखते थे, मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। और 8,000 इसे मिले थे कैश में। इस तरीके से इसकी जो कंसिडरेशन थी, ये सेटल की गई थी। अब 1 साल बाद में यहाँ पे क्या हुआ? इस कंपनी के अंदर लॉसेस होने लगे। लॉसेस होने लगे तो कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। तो कंपनी बंद करने के लिए लिक्विडेटर को बुलाया गया। लिक्विडेटर ने जब इस कंपनी की असेट्स बेची, असेट बेचने के बाद में इसे 6,000 पाउंड असेट से रियलाइज हुए। और ऐसे करके यहाँ पे इसकी लाइबिलिटीज कितनी निकल के आई थी? इसकी लाइबिलिटीज यहाँ पे निकल के आई थी, इसकी यहाँ पे लाइबिलिटीज निकल के आई थी 10,000 की तो डिबेंचर होल्डर को देने थे, जो कि खुद कौन था? सैलमन था। और 8,000 के यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स निकल के आए थे, इनको पेमेंट करनी थी। अब जब क्रेडिटर्स को पता चला कि कंपनी बंद हो रही है, तो क्रेडिटर्स पहुंच गए अपने पैसा मांगने। पीछे से क्रेडिटर्स आ रहे, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। और क्रेडिटर्स आके देख रहे कि सैलमन खड़ा है। क्रेडिटर्स गए सैलमन के पास में, बोले सैलमन भाई हमारा पैसा वापस दो। सैलमन बोलता है भाई मैं तो खुद पैसा लेने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बोले आपको किस बात का पैसा मिलना चाहिए? जब कंपनी आपकी है, आप कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हो। जो क्रेडिटर्स है, ये जो सैलमन भाई यहाँ पे पहले से लाइन में खड़े थे, तो ये जो क्रेडिटर्स आए थे, ये क्रेडिटर्स बोलते हैं सैलमन भाई आपको किस बात का पेमेंट होना चाहिए? आप तो खुद कंपनी के ओनर हो, कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डर हो, कंपनी के अंदर मेजर डिबेंचर होल्डर हो, आप तो खुद ही मालिक हो, आपको हमें पैसा देना चाहिए। तो वो बोला कि नहीं, ये तो पैसे लेने के लिए खड़ा है। तो ये लिक्विडेटर के पास में पहुंच गए कि सैलमन भाई को पैसा क्यों देना चाहिए।
अब आपको ये पता होगा, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी बंद होती है तो उसमें पेमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है। पेमेंट के लिए प्रेफरेंस होती है जिसके अंदर सबसे पहले पेमेंट किया जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, और उसके बाद में बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अब यहाँ पे जो सैलमन भाई है ये एक तरह से देखा जाए तो सिक्योर्ड क्रेडिटर ही है, यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है। तो अब ये जो क्रेडिटर्स है ये नाराज होके कहाँ चले गए, ये चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हुए, क्या क्या ये कंपनी वैलिड है, और क्या ये क्रेडिटर्स सही बोल रहे हैं कि कंपनी का मालिक वो खुद है तो उसे पैसा देना चाहिए, उसे किस बात के पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट में इस कोर्ट के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, जो जजेस थे, उन्होंने कंपनीज एक्ट को बेस बना के बोला, कंपनीज एक्ट को बेस बनाया और कंपनी की पहले वैलिडिटी को प्रूव किया। किस तरीके से भाई, कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम, और इनका नाम कंपनी के एमओए के अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ में इनके पास में कम से कम एक शेयर कंपनी का होना चाहिए, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पे सैलमन भाई ने यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की थी। अब बात आती है क्या क्रेडिटर सही बोल रहे हैं क्या। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कंपनीज एक्ट को बेस बना के बोला कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी अलग मानी जाती है, और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अलग माने जाते हैं, चाहे से वो मेजर शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, चाहे से वो सबसे ज्यादा शेयर्स ही होल्ड क्यों ना करके रख रहे हों। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो जजमेंट दिया वो किसके फेवर में दिया, इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जजमेंट दिया सैलमन के फेवर में। और इसी तरह से ये जो पेमेंट थी 6,000 की, ये पहले किसे की गई थी, सैलमन को की गई थी, और यहाँ पे जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रूफ किया गया था। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी रन्स फॉरएवर आफ्टर द डेथ ऑफ all members does not affect the continuity of company। परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो मेंबर है वो आएंगे कंपनी में, और जो मेंबर है वो कंपनी से चले जाएंगे, लेकिन उनके आने या उनके चले जाने से कंपनी के कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे से कंपनी के सारे मेंबर्स की डेथ ही क्यों ना हो जाए, चाहे से कंपनी के सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट ही क्यों ना हो जाए, कंपनी की कंटिन्यूटी पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलती जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि रिलायंस है, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जी अभी नहीं है, लेकिन रिलायंस अभी भी चल रही है, कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इसे याद करने का तरीका क्या है, इसे याद करने का तरीका है 36 आएंगे 36 जाएंगे लेकिन कंपनी यूं ही चलेगी, कंपनी यूं ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। ना दोस्त, यहाँ पे आंटी पुलिस नहीं बुलाती, यहाँ पे आंटी बुलाती है लिक्विडेटर, यहाँ पे आंटी लिक्विडेटर बुलाती है। जब तक आंटी लिक्विडेटर नहीं बुला लेती, जब तक आंटी कंपनी बंद करने के लिए कोई लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर लेती है, तब तक कंपनी बंद नहीं हो सकती, चाहे मेंबर्स आ जाए चाहे मेंबर्स चले जाएं। जैसे कि मैं बात करूं हमारे इंस्टीट्यूट की,
हमारा सीएमए जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कितने ही मेंबर्स आ चुके हैं, कितने मेंबर्स वहाँ से जा चुके होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट अभी भी आराम से बढ़िया से चल रहा है। तो ये था परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। ये कॉन्सेप्ट बोलता है जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो किस तरीके से रखी जा सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स रखी जा सकती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी रखी जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं एक ही एग्जांपल में समझाती हूँ। ये है हमारी प्यारी गुलाबो। ये कौन है? ये है प्यारी गुलाबो। गुलाबो इत्र लगा दो। ये है प्यारी सिताबो। ओहो, ये है प्यारी सिताबो। ये दोनों सहेलियों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी बनाई। क्या नाम से? गुलाबो सिताबो प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये एक कंपनी बनाई और यहाँ पे जो गुलाबो है इसकी लाइबिलिटी रखी गई थी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आई थी कंपनी के अंदर? लिमिटेड बाय शेयर्स, जहाँ पे इसके पास में 2000 शेयर्स थे कंपनी के, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और जिसमें से ये कितने पे कर चुकी थी? 5 रुपए पे कर चुकी थी, और बाकी कितने थे इसको पे करने? बाकी थे 5 रुपए। तो इसने बोला कि जब भी कंपनी के अंदर जरूरत पड़ेगी, जब भी आप ये पैसे मांगोगे तब मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पे सिताबों की लाइबिलिटी रखी गई थी लिमिटेड बाय गारंटी। इस तरीके से ये कुछ कंपनी में आए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और सिताबों ने गारंटी दी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको 20,000 रुपए की गारंटी देती हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कंपनी बंद होगी तो मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगी। अब कुछ महीनों बाद में क्या हुआ, इस कंपनी के अंदर लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। अब लॉसेस होने स्टार्ट हो गए तो आंटी ने कंपनी बंद करने के लिए लिक्विडेटर बुला लिया। यहाँ पे आंटी कंपनी बंद करने के लिए लिक्विडेटर बुला ली। लिक्विडेटर आया तो यहाँ पे असेट की वैल्यू रियलाइज हुई। उसने असेट की वैल्यू यहाँ पे निकाली 10,000 रुपए, और जो लाइबिलिटी उन्होंने निकाली वो कितनी निकाली थी? 50,000 रुपीज निकाली थी। तो अब ये जो 10,000 रुपए यहाँ पे मिले थे, इससे ये 50,000 में से यहाँ पे 10,000 रुपए इन्होंने भर लिए। अब गुलाबो मैडम से इनको 5 रुपए लेने बाकी थे, तो इन शेयर्स के ऊपर इन्होंने इनसे पैसे लिए। तो कितने हो गए ये? 10,000 रुपए यहाँ पे गुलाबो ने दे दिए लाइबिलिटी भरने के लिए, और फिर सिताबो मैडम ने भी यहाँ पे 20,000 की गारंटी दी थी, तो उनसे भी यहाँ पे 20,000 रुपए मंगा लिए गए। अभी भी यहाँ पे 10,000 की लाइबिलिटी बच गई। अब ये लाइबिलिटी बच गई तो जो लिक्विडेटर था ये चला गया इन दोनों मैडमों के पास में, गुलाबो और सिताबो के पास में, कि मैडम 10,000 की लाइबिलिटी और बची है पे करनी, आप ये पैसे दो। तो गुलाबो मैडम के पास में गया तो गुलाबो मैडम बोली कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आई ही किस बेसिस पे थी? लिमिटेड बाय शेयर के बेसिस पे आई थी, और जितना अमाउंट मेरे को देना था, जितनी लाइबिलिटी मेरी बाकी थी, उतनी लाइबिलिटी मैं यहाँ पे पे कर चुकी हूँ। तो लिक्विडेटर भैया फिर किसके पास चले गए? सिताबो मैडम के पास में चले गए। सिताबो मैडम के पास में जाके बोले कि मैडम 10,000 की लाइबिलिटी बची है तो आप इसे पे करो। सिताबो मैडम यहाँ पे बोलती है कि लिक्विडेटर भैया, मैंने तो
किस कॉन्ट्रैक्ट पे आई थी कंपनी में? लिमिटेड बाय गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट पे आई थी। जितने रुपए की गारंटी के लिए मैंने कहा था, जितने रुपए की गारंटी मैंने दी थी, उतने पैसे मैं यहाँ पे आपको दे चुकी हूँ। इससे ज्यादा पैसे अब नहीं दूंगी। तो यहाँ पे अब लिक्विडेटर सोचा कि ये 10,000 की लाइबिलिटी कैसे पूरी की जाएगी। तो ये चला गया इन दोनों मैडम के पास में वापस, मैडम आधे आधे दे दो कंट्रीब्यूशन करके। मैडम ने इसको बिल्कुल मना कर दिया कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो यहाँ पे जब भी कंपनी के अंदर एंटर किया जाता है तो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया जाता है कि कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर एंटर किया गया है कि लिमिटेड बाय गारंटी एंटर किया गया है। तो जितनी लाइबिलिटी यहाँ पे रखी जाती है उतनी ही लाइबिलिटी मेंबर यहाँ पे पे करते हैं, उससे ज्यादा लाइबिलिटी मेंबर पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेपरेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पे। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि कंपनी जो है, कंपनी इज capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. No member can claim himself to be the owner of the company property, company's property during its existence or in its winding up। एक पॉइंट और है इसके अंदर, अ member does not even have any insurable interest in the property of the company। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी है वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है और बेच भी सकती है। जो मेंबर है वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता है, चाहे उसकी एग्जिस्टेंस में हो या फिर कंपनी बंद हो रही हो, तब भी मेंबर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता है। यहाँ तक कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर जो मेंबर है वो कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी क्लेम नहीं कर सकता है। इस लाइन को हम समझते हैं एक बहुत ही फेमस केस लॉ से। ये केस किसके बीच में था? ये केस हुआ था मिस्टर मैक्योरा वर्सेस नदन अश्योरेंस कंपनी के बीच में, नदन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके बीच में ये केस हुआ था। अब ये जो मिस्टर मैक्योरा थे, भाई इसका नाम वैसे मैक्योरा है, मैं इसको मकोड़ा बोलती हूँ। तो ये जो मिस्टर मकोड़ा थे, ये कौन है? ये है मिस्टर मकोड़ा। इनके पास में एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने टिम्बर ट्रीज यहाँ पे लगाए हुए थे। ये टिम्बर ट्रीज को क्या होते हैं? ये टिम्बर ट्रीज होती है इमारती लकड़ी, इमारती लड़की नहीं, इमारती लकड़ी। इसे हम फायरवुड भी बोल सकते हैं। ये फायरवुड भी होती है, मतलब आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है।
अब मिस्टर मक्योरा ने ये जो प्रॉपर्टी थी ये कंपनी को ट्रांसफर कर दी। ये जो प्रॉपर्टी थी कंपनी को ट्रांसफर कर दी और इसको ट्रांसफर करने के बदले में मिस्टर मैक्योरा को कंसिडरेशन मिली थी कंपनी के 42,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स यहाँ पे मिले थे एक्सेप्ट वन। कंपनी के सारे शेयर्स किसको दिए गए थे? मिस्टर मकोड़ा को दिए गए थे, सिर्फ एक शेयर को छोड़ के। और इसी कंपनी के अंदर ये मेजर क्रेडिटर बने थे 19,000 पाउंड के लिए। अब ये जो वुड्स थी ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेती थी, तो मिस्टर मक्योरा ने सोचा कि इसके अंदर ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लकड़ियों का मैं इंश्योरेंस करा दूं। इंश्योरेंस कराने के लिए कहाँ पे चले गए? नदन अश्योरेंस कंपनी के पास में गए। इन्होंने बोला कि मुझे अपने टिम्बर ट्रीज का, अपनी इन लकड़ियों का क्या करवाना है? इंश्योरेंस करवाना है। और उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया वो अपने नाम से करवा लिया। उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया यहाँ पे उन्होंने क्या करा? अपने नाम से यहाँ पे इंश्योरेंस करवा लिया। अब कुछ महीनों बाद में क्या हुआ? फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद में इस कंपनी के अंदर लग गई आग। अब इस कंपनी में आग लग गई तो ये जो फायर वुड्स थी, ये जो टिम्बर ट्रीज की वुड्स थी, ये क्या हुआ? जल गई। मिस्टर मकोड़ा दुखी हो गए कि उनकी लकड़ियां जल गई, लेकिन मिस्टर मकोड़ा को याद आया कि उन्होंने इन ट्रीज का, इन वुड्स का क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवाया हुआ था। अब उन्हें याद आया तो ये चले गए वहां पे इंश्योरेंस क्लेम लेने की। ये इंश्योरेंस कंपनी में गए कि बोले लाओ मेरा क्लेम दो, मेरी कंपनी के अंदर आग लग गई, मेरी लकड़ियां जल गई है, तो मुझे नुकसान हुआ, उस नुकसान के लिए मुझे इंश्योरेंस क्लेम दो। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हुआ? कंपनी को पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो प्रॉपर्टी थी ये किसके नाम पे चली गई है? ये कंपनी के नाम पे। ये जो प्रॉपर्टी थी ये कंपनी के नाम पे चली गई है। इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? इस प्रॉपर्टी का ओनर अब कंपनी है। और जो इंश्योरेंस लिया गया है वो मिस्टर मक्योरा ने अपने नाम पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने मिस्टर मैक्योरा को इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया। अब जो मिस्टर मक्योरा थे ये कहाँ चले गए? ये चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जाके इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, मेरी लकड़ियां जल गई और ये इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे क्लेम नहीं दे रहे हैं। अब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट में जाके इंश्योरेंस कंपनी से पूछा गया कि आप इन्हें क्लेम क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि सर जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पर है और जो क्लेम किया गया, जो इंश्योरेंस करवाया गया था वो मिस्टर मैक्योरा ने अपने नाम पे करवाया था। तो मिस्टर मैक्योरा के नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे क्लेम दिया जा सकता है? तो यहाँ पे मिस्टर मकोड़ा को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि कंपनी भी तो मेरी है, प्रॉपर्टी भी तो मेरी है, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं मिल सकता? तो कोर्ट में जो जजेस थे, इन जजेस ने, ये जो जजेस थे इन्होंने कंपनीज एक्ट को बेस बनाया और बोला कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे इनकॉर्पोरेशन के बाद में एक तो सेपरेट एंटिटी की सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है और साथ ही में वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। अब तुमने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर दी, वो अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। कंपनी और मेंबर अलग अलग जब माने जाते हैं और तुमने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर दी तो वो तो कंपनी की हो गई। और यहाँ पे जो तुमने क्लेम किया है, जो तुमने इंश्योरेंस करवाया था वो तुमने अपने नाम पे करवा लिया, तो तुम्हारे नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस क्लेम कैसे दे सकती है? तो इस केस के अंदर क्या हुआ? जो जजमेंट आया वो किसके फेवर में आया था? वो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में आया था और मिस्टर मैक्योरा को
क्लेम नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हुई थी कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। अब जैसे आप किसी और पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो बेचने के बाद में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहती है, वो उस पर्सन की हो जाती है। वैसे ही कंपनी को अगर कोई प्रॉपर्टी बेची तो बेचने के बाद में आप चाहे उस कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहती है, वो कंपनी की हो जाती है, क्योंकि कंपनी भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड into parts are called shares. The shares are said to be movable property. Shares are said to be movable property and subject to certain conditions, freely transferable, so that no sh- no shareholder, is permanently or necessarily wedded to the to a company. एक पॉइंट और लिखो स्टार लगा के। प्राइवेट कंपनी have restriction to transferability of its shares। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी है उसको अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ये जो शेयर्स होते हैं ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि शेयर होल्डर्स फ्रीली कुछ कंडीशंस के साथ में मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स है उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कंपनी के अंदर ज़बरदस्ती रह रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्राइवेट कंपनी है, इस कॉन्सेप्ट में जो प्राइवेट कंपनी है उनके ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसे ऐसे समझो, ये है एक बड़ा सा पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, फुल्ली चीज़ लोडेड। अब इतने बड़े पिज़्ज़ा को आप अकेले तो नहीं खा सकते। इस पिज़्ज़ा को आपने स्लाइसेस के अंदर डिवाइड करवाया और इस पिज़्ज़ा को शेयर करने के लिए आपने दोस्तों को बुलाया। यहाँ पे आपके दोस्त आए डोरेमोन, नोबिता, जियान और नोबिता आया है तो शिजुका तो आएगी। ये चार दोस्तों को बुलाया और इन स्लाइसेस को आपने इनको डिवाइड कर दिया, इन सबको इनका शेयर दिया और इनसे कहा कि आप इन शेयर्स के बदले में यहाँ पे कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नोबिता था ये जियान के गाने से परेशान था। जियान का गाना, मैं हूँ जियान,
मैं हूँ बड़ा ताकतवर। इससे नोबिता परेशान था, वो बोला मैं इसे नहीं झेल सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब इसने क्या किया, इसके जो पिज्जा स्लाइसेस थे इसने किसको ट्रांसफर कर दिए, इसने सुनियो को ट्रांसफर कर दिए। बोले इस जियान को तुम ही झेलो, मैं नहीं झेल सकता, मैं इस कंपनी से, मैं यहाँ से इसको छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे सुनियो को इसने अपने स्लाइसेस दिए और सुनियो से इसके बदले में पैसे ले लिए। अब यहाँ पे जो स्लाइसेस दिए गए थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो यहाँ पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मस्त स्लाइसेस के मजे लिए। तो इसी तरीके से जो हमारी कंपनी होती है उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसी पिज्जा की तरह बहुत बड़ी होती है, जिससे कोई एक पर्सन तो भरपाई नहीं कर सकता, कोई एक पर्सन इसको पूरा नहीं कर सकता। तो वो इस कैपिटल को डिवाइड करता है स्लाइसेस के अंदर, मतलब शेयर्स के अंदर, और इसे पब्लिक में दे देता है, आगे ट्रांसफर करता है, शेयर्स को आगे बांट देते हैं। अब जो भी इन शेयर्स को लेते हैं, इन शेयर्स के बदले में वो क्या देते हैं, यहाँ पे पैसे देते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब यहाँ पे ये जो नोबिता है, इसको इस कंपनी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, इसने शेयर्स तो ले लिया, अब इसको इस कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ पे नहीं रहना है। तो इसने क्या किया, अपने शेयर्स को यहाँ पे सुनियो को ट्रांसफर किया और सुनियो से इसके बदले में पैसे ले लिए। तो यहाँ पे अब कंपनी की ऐसे ट्रांसफर करने पे कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे बस ये जो शेयर होल्डर नोबिता था, यहाँ पे शेयर नोबिता की जगह कौन आ गया, सुनियो आ गया। कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे नोबिता ने जो पैसे दिए थे वो उसको किससे मिल गए, सुनियो से मिल गए। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी की शेयर्स हैं उनको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अपने दोस्तों को ट्रांसफर कर दो या फिर ओपन मार्केट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से। कुछ कंडीशंस होती है जो यहाँ पे फुलफिल करनी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉमन सील। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉमन सील क्या होती है, ये एक मेटेलिक सील होती है। ये वैसे स्टैंप वाली सील नहीं होती, ये एक सील होती है, स्टेपलर जैसी कुछ दिखती है, और अगर किसी डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है तो वो जो कंपनी का नाम होता है ना, उस पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं होता, उसे उभर के आ जाता है थोड़ा सा। इस तरह की कंपनी की कॉमन सील होती है, अगर ये कॉमन सील किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाई जाती है। कॉमन सील affixed on any document, then it is deemed that document is signed by company। तो ये माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसने साइन किया है, कंपनी ने साइन किया है। यदि कंपनी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंपनी को अगर अपनी सील लगानी है तो वो क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी अपनी कॉमन सील लगाएगी, जिससे कि क्या माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है कंपनी ने साइन किया है। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट कब आया था, ये अमेंडमेंट आया था 2015 के अंदर, जिसमें जो कॉमन सील का प्रोविजन था इसे ऑप्शनल कर दिया गया था। कि यहाँ पे ऑप्शनल किस तरीके से किया गया था, यहाँ पे बोला गया कि अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगाई जाती है तो कोई भी डॉक्यूमेंट को या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। तो ये मान लिया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ने ही साइन किया है। अब दोस्त यहाँ पे इस प्रोविजन को ऑप्शनल करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, भाई जो कंपनी है आजकल तो डिजिटली साइन होने लगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है आजकल तो डिजिटली साइन होने लगे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स बनने लगे हैं, डीएससीज, तो उनके थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकती है। तो अब यहाँ पे ये जो सी कॉमन सील वाला प्रोविजन है इसे ऑप्शनल कर दिया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं, हमारा कैपेसिटी टू स्यू।
कैपेसिटी टू sue and being sued। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? A company can sue against third person as well as third person can sue the company। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी एक आइडेंटिटी लेके चलती है, तो वो अपने नाम से किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके ऊपर केस कर सकती है, या फिर जो थर्ड पर्सन है वो भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कंपनी के नाम पे। ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आपको कंपनी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि क्या बोलता है, कंपनी के लीगल स्टेटस के बारे में बोलता है। क्या कंपनी का कोई लीगल स्टेटस होता है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्या यहाँ पे कुछ चीजें आती है, जैसे कि क्या कंपनी पर्सन होती है? कंपनी का कोई रेजिडेंशियल स्टेटस होता है? कंपनी रेजिडेंट हो सकती है क्या? कंपनी की कोई नेशनलिटी होती है क्या? और क्या कंपनी सिटीजन होती है क्या? ये सब हो सकता है क्या? आओ चेक करते हैं। तो क्या कंपनी पर्सन होती है? ये चीज तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक लीगल पर्सन होती है। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है क्या कंपनी का? कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी होता है। यस कंपनी है, यस कंपनी हैज रेजिडेंशियल स्टेटस। जो कि किस लिए निकाला जाता है, ये आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है किस लिए? टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए। टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, और कंपनी रेजिडेंट भी होती है। कंपनी की नेशनलिटी का कैसे पता चलता है? जिस भी कंट्री के अंदर कंपनी पहली पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का पहली पहली बार ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, जिस भी कंट्री के अंदर हुआ है, उस कंट्री की नेशनलिटी कंपनी को मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी पहली पहली बार इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी पहली पहली बार इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो इंडियन कंपनी मानी जाती है, इंडियन कंपनी उसको बोला जाता है, इंडिया की उसको नेशनलिटी मिल जाती है। वैसे ही अगर कोई कंपनी फॉरेन में इनकॉर्पोरेट होती है, जिस भी कंट्री के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है पहली पहली बार, तो वहाँ की नेशनलिटी कंपनी को मिल जाती है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, कंपनी पर्सन भी होती है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी होता है, नेशनलिटी भी होती है। क्या कंपनी सिटीजन भी होती है क्या? चलो कंपनी की सिटीजनशिप को चेक करते हैं। इज कंपनी अ सिटीजन? क्या कंपनी सिटीजन होती है? कंपनी का सिटीजनशिप कैसे चेक करते हैं दोस्त? यहाँ पे इससे रिलेटेड एक केस लॉ हुआ था, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि क्या कंपनी सिटीजन होती है या कंपनी सिटीजन नहीं होती है। ये केस किसके बीच में था? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसके बीच में ये केस लॉ हुआ था। इस केस के अंदर क्या था कि इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस नए नए लेकर आए जाते हैं।
तो यहाँ पे उस टाइम पे भी एक एग्जाम्शन लाई गई थी, किसके लिए? जो भी सिटीजन्स थे इंडिया के, जो भी सिटीजन्स थे, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर इंडल्ज इन ट्रेडिंग बिजनेस is exempted from the liability of income tax। इसमें ये क्या एग्जाम्शन लेकर आए थे? ये इंडिया के जितने भी सिटीजन थे उनके लिए एग्जाम्शन लेकर आए थे कि जो भी इंडियन सिटीजन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको इनकम टैक्स की लायबिलिटी से छूट दी जाती है, उनको इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी ये वैसे एक कंपनी थी, तो इन्होंने सोचा कि हम भी तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ही इंडल्ज है, और इन्होंने क्या करा, इनकम टैक्स पे ही नहीं करा। अब इनकम टैक्स पे नहीं करा तो ये जो टैक्स ऑफिसर्स थे ये पहुंच गए इनके पास में कि आपने इनकम टैक्स पे क्यों नहीं करा। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स वाले इनके पास में गए तो एसटीसी ने बोला कि हम भी तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ही इंडल्ज है, हम भी तो ट्रेडिंग बिजनेस ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टैक्स क्यों देंगे जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन दी गई है। तो इन ऑफिसर्स ने, टैक्स ऑफिसर ने पूछा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? तो यहाँ पे ये जो एसटीसी था ये कोर्ट में चला गया, और ये कोर्ट में गए तो ये केस किसके पास में गया, ये कोर्ट गया जस्टिस, ओ सॉरी, ये जो केस था ये किसके पास में गया, जस्टिस हिदायत उल्ला खान। जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी फेमस है, वैसे ही यहाँ पे उस टाइम पे ये जस्टिस फेमस थे, इनके पास में ये केस गया। अब यहाँ पे ये केस गया तो टैक्स ऑफिसर्स ने बोला कि एसटीसी को कि आपने क्यों टैक्स पे नहीं करा, तो ये बोले कि हम भी तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ही इन्वॉल्व हैं। तो टैक्स ऑफिसर ने यहाँ पे पूछा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? तो एसटीसी बोलती है हाँ हम इंडिया के सिटीजन हैं। बोले कैसे? तो ये बोले कि भाई हम इंडिया के अंदर ही तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो बोले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं होती ये आपको कैसे पता? तो एसटीसी का जो एडवोकेट थे, एसटीसी के जो एडवोकेट थे, इन्होंने क्या बोला कि ये एसटीसी है और ये इनके डायरेक्टर है। इसके अंदर 3 डायरेक्टर थे, इस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे। अब सबको पता है कि हमें भी पता चल गया अभी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी और मेंबर के बीच में क्या लगा दिया जाता है, एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। कि कंपनी के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाता है, कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। अगर इस पर्दे को हटा दिया जाए तो ये बोलते हैं कि जो डायरेक्टर है ये सिटीजन है, ये सिटीजन है, तो अगर इस पर्दे को हटाकर देखा जाए तो ये कंपनी भी तो इंडिया की सिटीजन ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे हिदायतुल्ला जी ने इसके एडवोकेट से 2 सवाल पूछे। क्या? कि क्या ये डायरेक्टर्स जो हैं ये डायरेक्टर्स मैरिड है क्या? और जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट है, जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, क्या ये इस कंपनी को सिटीजनशिप देता है इंडिया की? अब ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे एडवोकेट से, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि क्या ये जो डायरेक्टर्स है ये मैरिड है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर इस कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाए तो क्या ये एसटीसी डायरेक्टर्स की पत्नी कहलाएगी? क्या एसटीसी की डायरेक्टर्स से शादी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो कॉरपोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉरपोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील, ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में अच्छा खासा, इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है, लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है पर्दा हटाना, तो यहाँ पे ये पर्दा हटा के देख रहे थे ना इनका सिटीजनशिप। तो ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट है
ये क्या बोलता है, ये जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की जो लाइबिलिटी है उसको सेम बनाता है। कंपनी के पीछे से जो भी मेंबर काम कर रहे होते हैं, जो भी पर्सन काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइबिलिटी को सेम बनाता है, नॉट पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस को सेम नहीं बनाता है, लेकिन सिर्फ जो लाइबिलिटी होती है उन पर्सन की उनको सेम बनाता है। और जो सिटीजनशिप एक्ट है वो सिटीजनशिप सिर्फ किसे देता है, सिर्फ नेचुरल पर्सन्स को ही देता है। सिटीजनशिप एक्ट इंडिया की सिटीजनशिप किसे देता है, सिर्फ नेचुरल पर्सन ही सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। और कंपनी तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल पर्सन है ही नहीं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कॉरपोरेट व्हील को हटा के जो डायरेक्टर्स का पर्सनल स्टेटस है, जो उनकी सिटीजनशिप है, वो कंपनी को भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया था उसमें एसटीसी को टैक्स पे करना पड़ा था। और यहाँ पे यहाँ पे ये प्रूफ हुआ था कि कंपनी की कोई भी सिटीजनशिप नहीं होती है। भाई यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलोगे कि अगर नीता अंबानी जी है जैसे रिलायंस के अंदर, तो उनको ये थोड़ी बोलोगे कि आप उनसे कोई पूछ ले कि आपका कोई आपके हस्बैंड का नाम क्या है, तो वो ये थोड़ी बोलेंगे कि विद कॉरपोरेट व्हील मुकेश अंबानी, विदाउट कॉरपोरेट व्हील रिलायंस। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना। बस यहीं पे ये चीज प्रूफ की गई थी। यहाँ पे एक नोट लिखो, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका आर्टिकल नंबर 14 क्या देता है, कंपनी को राइट टू इक्वलिटी देता है। कंपनी इज वेस्टेड विथ राइट टू क्लेम इक्विटी। सिटीजनशिप एक्ट कंपनी को सिटीजनशिप तो नहीं देता, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 है वो कंपनी को क्या देता है, राइट टू क्लेम इक्विटी, इक्वलिटी का राइट देता है। किस तरीके से, जैसे कि अगर यहाँ पे दो कंपनीज है मान लो, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट सब सेम है, लेकिन एक कंपनी को परमिशन दे दी जाती है बिजनेस करने के लिए और एक कंपनी को परमिशन नहीं दी जाती है। तो इस केस में ये जो कंपनी है ये अपने राइट्स को मांग सकती है कि भाई इसको परमिशन दी है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही है। यहाँ पे ये राइट, इक्वलिटी का राइट जो है क्लेम कर सकती है। तो दोस्त, आई होप आपको मज़ा आया होगा ये कंपनीज एक्ट पढ़ने में। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, जिससे कि वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ पाए। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए या फिर कुछ इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।